बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान। आज की इस वीडियो में हमने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के ज़रिए एट्रीब्यूट्स के दरमियान रिलेशनशिप के बारे में जानना सीखना है कि गिवन एट्रीब्यूट्स के दरमियान कोई रिलेशनशिप मौजूद है या नहीं है। इसके लिए हमें टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का जो प्रोसीजर है सबसे पहले उसको डिस्क्राइब करेंगे इस वीडियो में कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जो करने पड़ते हैं, हमें जो लेने पड़ते हैं एसोसिएशन को चेक करने के लिए। और इसमें जो सबसे पहला, क्योंकि नाम ही हमारे पास टेक्निक का टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है, इसलिए सबसे पहले हाइपोथेसिस बनाएंगे। हाइपोथेसिस कहते हैं ख्यालाती स्टेटमेंट, किसी चीज़ के बारे में कोई मफरूज़ा बना लेना, ये हमारे पास हाइपोथेसिस कहलाता है। क्योंकि हम एसोसिएशन के बारे में जानना सीख रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि गिवन वेरिएबल्स के दरमियान एसोसिएशन है या नहीं, तो इसलिए हम सबसे पहले एक हाइपोथेसिस बना लेंगे जिसको हम H0 से ज़ाहिर करेंगे। और वो क्या होगा? देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन गिवन एट्रीब्यूट्स। सबसे पहला हाइपोथेसिस हमने बनाना है देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन गिवन एट्रीब्यूट्स, जिसको H0 से ज़ाहिर करेंगे और इसको नल हाइपोथेसिस का नाम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, हमने सैंपल की बेस पे प्रोसीजर किया टेस्टिंग का और हमारे पास ये स्टेटमेंट गलत साबित हो जाती है देयर इज़ नो एसोसिएशन वाली, तो फिर कोई ना कोई ऐसी अल्टरनेटिव स्टेटमेंट हमारे पास मौजूद होनी चाहिए कि जिसको हम फिर ठीक कह सकें। सारा जो हमने काम किया है उसकी बेस पे फिर हम किसी ना किसी बात को सही कहने के काबिल हों, तो लिहाजा फिर हमें नल के साथ ही एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी लाजमी बनाना पड़ता है। एक ऐसी स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है कि नल के गलत हो जाने की सूरत में हम जिसको फिर सही कह सकें, और इसको H1 से ज़ाहिर किया जाता है। और ये H1 जो है हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहलाता है। और ये हमारे पास क्या होगा? हमेशा देयर इज़ सम एसोसिएशन बिटवीन गिवन एट्रीब्यूट्स। लिहाजा टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर एसोसिएशन के लिए सबसे पहला काम हाइपोथेसिस बनाना है, जिसमें हमने बात कर ली कि दो हाइपोथेसिस बनाएंगे। पहले H0 लिखेंगे, फिर H1 लिखेंगे। H0 में हमेशा देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन गिवन एट्रीब्यूट्स, और H1 में हमेशा देयर इज़ सम एसोसिएशन बिटवीन गिवन एट्रीब्यूट्स लिखा जाएगा। सेकंड स्टेप में हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का नाम देना है। सेकंड स्टेप को लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है? ये हमारे पास एरर के चांसेस को कहा जाता है। इनको बड़ी अच्छी तरह से हम डिफाइन करेंगे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के प्रोसीजर में, जब अलग से टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस को देखेंगे। अभी हम जस्ट एसोसिएशन के बारे में जानना चाह रहे हैं इस प्रोसीजर को अप्लाई करते हुए, तो लिहाजा आसानी के लिए हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस असल में क्या है? गलती के चांसेस हैं। जब भी हम सैंपल की बेस पे कोई काम कर रहे होते हैं पॉपुलेशन के बारे में जानने के लिए, तो सैंपल से हासिल होने वाले जो रिजल्ट्स हैं वो हमेशा बिल्कुल ठीक नहीं होते, उनमें गलती के चांसेस मौजूद होते हैं। लिहाजा ये जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है ये भी असल में एरर के चांसेस हैं। और यहाँ पे हम एरर के जो चांसेस हैं वो 5% हमेशा अज्यूम कर लेंगे, अगर उसने क्वेश्चन में नहीं मेंशन किया हुआ। अगर वो क्वेश्चन में बता देता है कि 10% अज्यूम करें या 7% अज्यूम करें, तो फिर तो जो वो पाबंदी लगाएगा हम उसके मुताबिक चलेंगे। अदरवाइज हम 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है हमेशा फिर खुद से अज्यूम कर लिया करेंगे, यानी 0.05। उसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेप आता है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के प्रोसीजर में टेस्ट स्टैटिस्टिक का। और टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या है? वो फार्मूला, वो सैंपल स्टैटिस्टिक जिसको अप्लाई करना है हमने सैंपल डाटा पे और कैलकुलेशंस करनी है। लिहाजा आपके सामने ये सैंपल स्टैटिस्टिक लिखा हुआ है। डबल सुमेशन, इसको काई स्क्वायर से ज़ाहिर किया जाता है। ये कर्लीज हैं, ये सिमिलर टू एक्स, ये जो नोटेशन नज़र आ रही है आपको, ये काई स्क्वायर है। काई स्क्वायर इज इक्वल टू डबल सुमेशन, ब्रैकेट के अंदर मैंने फैक्टर लिखा हुआ है FO माइनस FE का स्क्वायर डिवाइडेड बाय FE। यानी ये सारे फैक्टर को सॉल्व करके फिर हम फाइनली उसका सम करेंगे। सिंगल सुमेशन भी ठीक है, लेकिन लॉजिकली डबल सुमेशन यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि इसमें रोज और कॉलम्स का डाटा जो है वो शामिल होता है कैलकुलेशंस में। तो हमारे पास डबल सुमेशन लॉजिकली जो है इस पर बेहतर है। और सबसे पहले अंदर वाले फैक्टर को सॉल्व करेंगे, फिर फाइनली उसका सम करने से हमारे पास काई स्क्वायर का आंसर आएगा। और ये जो काई स्क्वायर की कैलकुलेशन करने का प्रोसीजर है, यही हमारे पास फोर्थ स्टेप कहलाता है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में, कैलकुलेशन का। इसमें गिवन डेटा में जो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज गिवन होंगी उसको हम FO यानी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज का नाम देंगे। FE जो फार्मूले में आपको नज़र आ रहा है, इसको हम कैलकुलेट करना सीखेंगे, यानी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज व्यूअर्स किस तरह से फाइंड होंगी, इसको सरसरी सा तज़किरा कर लेते हैं इसका थोड़ा सा, बाकी इसको कैलकुलेशन में अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह सीखेंगे।
हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज किस तरह से कैलकुलेट होंगी कि जिस वैल्यू की, जिस गिवन फ्रिक्वेंसी की एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी चाहिए, वो गिवन टेबल के अंदर जिस रो और कॉलम में है, उस रो और कॉलम के टोटल को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे ग्रैंड टोटल से। उस फ्रिक्वेंसी का अपना कोई रोल नहीं होगा, बल्कि वो जिस रो और जिस कॉलम में है, उन रोज और कॉलम के टोटल को मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल कर देंगे, तो हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी हासिल हो जाएगी। और जब एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज आ गई तो फर्दर हमारे पास कैलकुलेशन फार्मूले के मुताबिक जस्ट हमने कर लेनी है कि एफ ओ माइनस एफ ई, फिर उसका स्क्वायर कर लिया और फर्दर कॉरेस्पॉन्डिंग एफ ई यानी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज पे उनको डिवाइड करते जाएंगे। ये हमारे पास रिक्वायर्ड कॉलम आ जाएगा और उसका फाइनली हम सम करेंगे तो हमारे पास काई स्क्वायर का कैलकुलेटेड आंसर हासिल हो जाएगा। अब इस प्रोसीजर को समझते हुए हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास कोई डाटा सेट गिवन है और उसमें हमने रोज और कॉलम्स की मदद से ये जो डाटा गिवन था हमने काई स्क्वायर की कैलकुलेशन कर ली और उस कैलकुलेशन करने से हमारे पास आंसर आ गया 30.51। ये जो 30.51 कैलकुलेटेड आंसर आया कि इस आंसर की बेस पे हमने जो हाइपोथेसिस बनाया हुआ है H0, अब उसको क्या करें, उसको सही कहें या गलत कहें, रिजेक्ट करें या फिर एक्सेप्ट करें। अब इसके बारे में भी कोई ना कोई पहले क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा, फिर ही हम कैलकुलेटेड आंसर की बेस पे कोई डिसीजन कर पाएंगे। लिहाजा कैलकुलेटेड आंसर को अब यूज़ में लाने के लिए, उसकी बेस पे डिसीजन बनाने के लिए हमें कोई ना कोई क्राइटेरिया पहले बनाना पड़ेगा और वो क्राइटेरिया हमारे पास कहलाएगा डिसीजन रूल, जो कि 5th स्टेप है इस टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के प्रोसीजर का। अब हमारे पास 5th स्टेप में जो डिसीजन रूल हमने बनाना है, ये काई स्क्वायर के प्रोसीजर में हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि काई स्क्वायर एक पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट टेल डिस्ट्रीब्यूशन है। राइट टेल पे ही जस्ट इसका एक क्रिटिकल रीजन फॉल करता है, लेफ्ट साइड पे फॉल ही नहीं करता। इसलिए यहाँ पे इसका जो हमारे पास डिसीजन रूल है वो भी हमेशा सेम रहेगा, उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा एसोसिएशन के टॉपिक में। और वो हमेशा क्या होगा कि वी रिजेक्ट H0 इफ काई स्क्वायर कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन काई स्क्वायर टेबल वैल्यू। अगर काई स्क्वायर की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो काई स्क्वायर की टेबल वैल्यू से अगर तो ग्रेटर आएगी तो फिर हम क्या कर देंगे, हाइपोथेसिस को, अपने H0 को रिजेक्ट कर देंगे। तो लिहाजा अब ये टेबल वैल्यू भी इसका मतलब हुआ कि हमें देखनी पड़ेगी। ये टेबल वैल्यू हमें दो वैल्यूज़ की मदद से मिलती है, v और 1 माइनस अल्फ़ा की मदद से। 1 माइनस अल्फ़ा, क्योंकि अल्फ़ा गिवन है उसको 1 में से माइनस करेंगे, 1 माइनस अल्फ़ा का आंसर आ जाएगा। v क्या है यहाँ पे, डिग्री ऑफ फ्रीडम है। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास जो काई स्क्वायर के अंदर यहाँ पे एसोसिएशन के टॉपिक में जो v डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये बराबर होती है r-1 इंटू c-1 के। r स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ रोज और c स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ कॉलम्स। तो लिहाजा गिवन टेबल के अंदर जो डाटा गिवन होगा हमें, उसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स को काउंट कर लेंगे, आया कि कितनी रोज और कितने कॉलम्स है। फॉर एग्जांपल 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो हमारे पास v का फार्मूला क्योंकि r-1 इंटू c-1 है, लिहाजा ये हमारे पास होगा 2-1 इंटू 3-1, क्योंकि 2 रोज थी और 3 कॉलम्स था। तो लिहाजा इस तरह से हम इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट कर लेंगे और कैलकुलेशन के बाद 1 माइनस अल्फ़ा ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, तो हम टेबल वैल्यू देख लेंगे। टेबल वैल्यू भी नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर उसको फाइंड करना सीखेंगे। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं टेबल वैल्यू। जब भी हमें टेबल गिवन होगा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का, तो हमारे पास फर्स्ट कॉलम v यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम का हुआ करता है और ऊपर सबसे पहली जो फर्स्ट रो है उसमें हमें 1 माइनस अल्फ़ा की वैल्यूज गिवन होती हैं। तो v में 1 के बाद पहली वैल्यू 1 है, उसके बाद 2 है, क्योंकि ये पॉजिटिव स्क्यूड है, ये 1 से ही इसकी वैल्यूज शुरू होंगी हमारे पास इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम की। और 1 के बाद सेकंड वैल्यू 2 है, और अगर ऊपर रो में देखते जाएं तो 1 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू फॉर एग्जांपल 0.95 है, तो 2 के सामने 0.95 के नीचे हम देख लेंगे तो हमें टेबल वैल्यू हासिल हो जाएगी। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझने के लिए हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास वो वैल्यू जो है फॉर एग्जांपल 5.99 आ जाती है, तो हम क्या करेंगे जी, अब फाइनली 6 स्टेप में हमने डिसीजन लेना है। और डिसीजन किस तरह से लेंगे, हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू 30.51 है और टेबल वैल्यू अभी मैंने एग्जांपल दी कि फॉर एग्जांपल 5.99 आ जाती है। तो आपने अभी ये सुन के फिर समझ लिया, आपको पता चल गया कि जो कैलकुलेटेड आंसर है 30 है, 30 पॉइंट समथिंग है और टेबल वैल्यू 5.99 है, लिहाजा कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी है टेबल वैल्यू से। और हमने डिसीजन रूल 5वें स्टेप में यही लिखा है कि अगर कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी हुई टेबल वैल्यू से तो हम अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। और यहाँ पे क्योंकि टेबल वैल्यू जो है
उससे बड़ी आ रही है कैलकुलेटेड वैल्यू, सो वी रिजेक्ट एच नॉट। हम यहाँ पे डिसीजन अपना यही लिखेंगे कि हम अपने हाइपोथेसिस को जो है एच नॉट को रिजेक्ट कर रहे हैं इन फेवर ऑफ H1। तो लिहाजा ये हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग का प्रोसीजर था एसोसिएशन की टेस्टिंग के लिए। अब इनको एक दफ़ा रिवाइज करते हैं और उसके बाद लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। हमारे पास 6 स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, इनको ज़्यादा स्टेप्स में भी आप डिवाइड कर सकते हो, टेबल वैल्यू को अलग नाम दे सकते हो, लेकिन जितने कम स्टेप्स में व्यूअर्स आप इसको याद रखेंगे आपके लिए उतना आसान रहेगा इसको याद रखना। सबसे पहला हाइपोथेसिस लिखना है जिसमें H0 पहले और H1 बाद में। H0 देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन गिवन एट्रीब्यूट्स और H1 देयर इज सम एसोसिएशन बिटवीन गिवन एट्रीब्यूट्स। सेकेंड स्टेप, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, एरर के चांसेस जो गिवन हैं उसको यूज़ करेंगे, अगर नहीं तो फिर 5% यानी 0.05 खुद से अज्यूम कर लेंगे। थर्ड स्टेप में हमने टेस्ट स्टेटिस्टिक यानी फार्मूला लिखना है। हमेशा एसोसिएशन की टेस्टिंग जब करेंगे काई स्क्वायर की मदद से यही फार्मूला होगा, काई स्क्वायर इक्वल टू डबल सुमेशन और ब्रैकेट में FO माइनस FE का स्क्वायर डिवाइडेड बाय FE। ये हमारे पास टेस्ट स्टेटिस्टिक हो गया। फोर्थ स्टेप में हमने गिवन डेटा की मदद से कैलकुलेशन कर लेनी है। फिफ्थ स्टेप हमारे पास डिसीजन रूल है और हमेशा क्या होगा कि वी रिजेक्ट H0 इफ टेबल कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन टेबल वैल्यू। और सिक्स स्टेप में हमने डिसीजन लिख देना है दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करके, जो कैलकुलेट की गई है और जो हमारे पास ऑब्टेन हुई है वैल्यू टेबल से, इन दोनों को आपस में कंपेयर करके फाइनली डिसीजन लिख देना है वी रिजेक्ट H0 या वी डू नॉट रिजेक्ट H0। थैंक यू वेरी मच जी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह दोबारा से। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।